हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाल टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 3 फरवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 3 फरवरी 2026 ट्यूसडे। सो आज फाइनली मार्केट एकदम धड़ाके से बढ़ के बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 639 पॉइंट्स बढ़कर 25,727 पर बंद हुआ। 27 बोल लीजिए, यानी 25,727। दैट इज इट वॉज अप 639 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,727.5। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 1422 पॉइंट्स बढ़कर 60,041 पर बंद हुआ। दैट इज इट वॉज अप 1422 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 60,041। तो बाजार जो है वो बढ़ के खुलना ही था, बिकॉज ट्रम्प बाबू ने कल रात को सौगात दे दी थी। कल सब समझ लीजिए लगभग 7 बजे के आसपास अनाउंसमेंट आया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच बातचीत हुई है। तो ये चीज़ पहले इसको लेके स्टेटमेंट अमेरिका के जो राजदूत है भारत में, दैट इज़ द अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया मिस्टर गौर, उन्होंने कंफर्म किया था। और उसके बाद फिर ट्रम्प बाबू का एक ट्रूथ सोशल में एक पोस्ट भी आया जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि वो बहुत खुश हैं कि भारत रशियन क्रूड लेना कम कर दिया है और वो आगे चल के बंद कर देगा। और तो उस जिसके कारण वो जो 50% टैरिफ्स है वो उसको घटा के, ऐसे तो उन्होंने कहा था कि 25% टैरिफ्स को घटा के 18%, तो उसको लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस था कि जो 25% एडिशनल टैरिफ्स लगा रखे हैं, प्यूनिटिव टैरिफ्स, वो हटे हैं कि नहीं। तो उसको लेके भी फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आ गया कि नहीं, वो भी हटा दिया गया है। तो इफेक्टिव टैरिफ्स अब भारतीय जो सामान है उस पर 18% है, पर उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। अगेन कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम, कॉपर, उस पर अमेरिका ने सभी देशों पे 50%, कोई केस में 25% वो टैरिफ्स लगा रखे हैं। तो वो तो रहेंगे, वो उस पर भारत को भी कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। तो उस चीज़ को लेके भी शायद क्लैरिटी इशू कर दिया गया है। तो बेसिकली क्या है अभी, यानी जो चीज़ों पे जैसे श्रिम्प एक्सपोर्ट्स पे, गारमेंट एक्सपोर्ट्स पे जो बहुत ज़्यादा टैक्स लग गया था, टैरिफ लग गया था, उस पर कहीं ना कहीं तो रिलीफ मिला है। और चूँकि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अब सेम लेवल पे ही है, उन पे 19% और 20% का टैरिफ लगा हुआ है। तो भारत को थोड़ा सा एक मार्जिनल एडवांटेज हो गया है भारतीय एक्सपोर्टर्स को। तो वहाँ से भी भारत के लिए कुछ अच्छा है। और उसमें पर अब ये ट्रम्प बाबू ने बोला है कि भारत जो है वो आने वाले 5 साल में 500 अरब डॉलर्स के अमेरिकन गुड्स और एनर्जी सामान खरीदेगा। तो अब उसको लेके भी क्या होगा, उसको लेके भी देखना पड़ेगा। हालांकि भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि वो रशिया से क्रूड तेल लेना एकदम बंद ही कर देगा। हो सकता है कम कर दिया गया है तो वो कम ही रहेगा। तो भारत जो अपने पीक में करीब 2.5 मिलियन बैरल्स रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, वो गिर के आधा तो हो चुका है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है वो 1 मिलियन बैरल्स के आसपास ही रहेगा। और उसके अलावा फिर बाकी वेनेजुएला, अमेरिका और शायद कनाडा से भी भारत ले आने वाले दिनों में, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ हद तक भरपाई होगी। और उसके अलावा फिर भारत, अब ये भी बोला जा रहा है कि जो इफ़ेक्टिव टैरिफ्स है वो 0% तक चले जाएंगे। तो यानी थोड़ा सा देखिए एक तरफा तो रहेगा, नो डाउट कि अमेरिका भारत पे 18% प्लस 10% जो एक बेस टैरिफ है वो लगाते रहेगा, पर भारत को अमेरिका से आने वाले सारे इंपोर्ट्स पे अप टू 0% तक टैरिफ्स लाने होंगे। तो देखिए कुछ ना कुछ तो प्रेशर टैक्टिक्स है ही, नो डाउट। पर फिलहाल के लिए देखिए वैश्विक चिंताएं और सब एक नेशनल इंटरेस्ट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए शायद प्रधानमंत्री जी ने भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। करना ही पड़ता है, देखिए 100% कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। तो पर एटलीस्ट मार्केट के लिए तो देखिए चीयरफुल था कि इंडियन एक्सपोर्ट्स जो ऑलरेडी इफेक्ट हो रखे थे अब वो वापस खुल गए हैं। अब यूरोपियन यूनियन का एक खुला ही है विकल्प, उसके अलावा अमेरिका का विकल्प जो अभी बंद हो गया था वापस खुल जाएगा। हाँ, उसके कारण ये भी है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स जो आईटी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी सारे भारत में आने वाले थे, जो अमेरिका के जो आईटी जायंट्स हैं उनकी तरफ से, वो थोड़े से अटके हुए पड़े हुए थे। वो कमिटमेंट्स अब हो सकता है वो सब इन्वेस्टमेंट्स भी फुल्ली फ्लो करने लग जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज अमेरिका के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे
वो पीछे से इन सारे आईटी जाइंट्स को प्रेशराइज कर रहे थे कि जब तक इंडो यूएस ट्रेड डील नहीं हो जाता है आप कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे भारत में। सो उसके लिए भी अब देखिए मोटा मोटी रास्ता साफ हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा भारत के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, बिकॉज आने वाले टाइम में अमेरिका के जो आईटी जाइंट्स हैं दे हैव कमिटेड अप टू $100 बिलियन ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। वो ज़्यादातर सब डेटा सेंटर्स के क्षेत्र में रहेंगे, जीसीसी कैपेसिटी यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, जो का बेसिकली आईटी आउटसोर्सिंग ही रहेगा और कुछ नहीं है। आईटी है, उसके अलावा लीगल आउटसोर्सिंग है, वो सब रिलेटेड काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स किए जाएंगे। सो जिससे भारत को आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट रहेगा। तो उसके मद्देनज़र देखिए बढ़ना ही था, तो निफ्टी जो है वो कल शाम को ही 26,000 के लेवल्स तक तो चला ही गया था गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर, पर उससे वहाँ से थोड़ा सरक भी गया था। तो कल 25,800 के लेवल्स के आसपास था, पर आज सुबह को फिर से बढ़ के जो रहा गिफ्ट निफ्टी, तो साफ दिख रहा था कि 1000 पॉइंट्स ऊपर तो खुलेगा निफ्टी। तो एक बार खुलते के साथ चूँकि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस भी कटे होंगे, जिसके कारण निफ्टी जो है वो 26,300 के ऊपर के लेवल्स उसने जस्ट एक ब्लिप के लिए दिखाए, पर तुरंत धीरे धीरे मार्केट जो है वो नीचे आ गया पहले मिनट में ही। वो 300 पॉइंट्स की करेक्शन आई गई, पर कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो 25,800 को होल्ड करता हुआ दिखा इनिशियली। देखिए इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग आना ही था, बिकॉज जो लॉन्ग्स थे वो तो नफ़ा खाने आएंगे ही, वो तो क्यों छोड़ेंगे मौका, नफ़ा खाने का मौका क्यों छोड़े, आफ्टर ऑल वो नफ़ा खाने आएंगे, तो उसका भी कुछ नफ़ाखोरी था। बैंक निफ्टी भी 2,500 पॉइंट ऊपर खुला था जस्ट एक ब्लिप के लिए, फिर उसके बाद सरक गया, लगभग 900 पॉइंट सरक गया ऊपर से। पर नो डाउट 60,000 के लेवल्स को भी बैंक निफ्टी ने होल्ड किया, विच इज़ गुड। टेक्निकली मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बंद किया है, तो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स दी एंड ऐसे निफ्टी जो है वो 25,800 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, पर कहीं ना कहीं देखिए एक कंसोलिडेशन फटीग आ जाता है, बिकॉज बढ़े हुए दाम में कोई नया बाइंग करना नहीं चाहता है, तो वो भी एक फैक्टर आ जाता है। तो निफ्टी जो है वो 25,700 के ऊपर बंद हुआ। मुझे लगता है हो सकता है थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है, एट द वर्स्ट 25,500 तक करेक्ट कर सकता है निफ्टी, अगर करेक्ट करता है तो, और वहाँ से वापस चलना ही चलना है, क्योंकि देखिए मूड बहुत अच्छा हो गया, एकदम बुलिश हो गया मार्केट का। सो मार्केट में अब देखा जाए तो अनसर्टेनिटीज़ बहुत कम हो गए हैं। अब कोई मेजर अगर अनसर्टेनिटी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बचा है तो वो ईरान को लेके ही है। ईरान को लेके जो कश्मकश चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका को भी दिख रहा है कि अब ग्लोबल सपोर्ट उतना नहीं है ईरान को लेके। ईरान में वो अटैक करने का जो उन्होंने मन बना रखा था, तो ग्लोबल सपोर्ट मिडल ईस्ट की तरफ से तो एकदम नहीं है। उसके अलावा ग्लोबल सपोर्ट भी यूरोप की तरफ से हो तो बिल्कुल नहीं है। और उसके अलावा चाइना तो इनफैक्ट चाइना तो बिलिजरेंट पोजीशन कर चुका है। अब ऐसी खबरें आ रही है कि चाइना के जो स्पाई शिप्स है वो लगातार अमेरिका के जितने भी युद्ध पोत हैं उनके इर्द गिर्द घूम रही है ईरान के आसपास, क्योंकि वो हिंद महासागर में ही है और दे आर वेरी क्लोज टू द गल्फ कोस्ट। सो जिसके कारण अब चाइना भी कमर कस रहा है कि अगर कोई अटैक करता है अमेरिका, तो ईरान पूरी तरह जवाबी कार्रवाई कर पाए, उसको लेकर चाइना पूरा सपोर्ट करेगा। चाइना पीछे से पूरा टैक्टिकल सपोर्ट देगा ईरान को। तो अमेरिका को भी अब समझ में आ रहा होगा कि ऑल विल नॉट एंड वेल, कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो अच्छा है, थोड़ी बहुत दादागिरी उनकी भी कम हो रही है, उनको भी समझ में आ रहा है कि एक तरफा नहीं चलेगा। और हम आशा करते हैं कि ईरान का जो मसला है वो एमिकेबली सॉल्व हो जाए। पर अगर इसको लेके कोई टेंशन्स फ्लेयर अप करते हैं तो अगेन वो फिर मार्केट के लिए एक इरिटेंट रहेगा, एंड इट विल टेंड टू फिर लिमिट अपसाइड। फिर उसके कारण जो अपसाइड है ना वो लिमिट हो जाएगा, क्योंकि एक अग्रेसिव बाइंग फिर आएगी नहीं मार्केट में, और मार्केट थोड़ा सा सहम के आगे बढ़ेगा। पर अगर कुछ नहीं होता है तो देखिए मार्केट जो है वो बढ़ते रहेगा। आप देख ही रहे कि आज जितने भी अब जैसे आज अदानी ग्रुप स्टॉक्स ने आज एकदम से फाड़ दिया, 10% ऊपर बंद हुआ। अदानी एंटरप्राइज ऊपर में तो 13% अप था। सो ये एक्सपेक्टेड था कि वहाँ से भी अब रिलीफ मिला है, क्योंकि इंडो यूएस रिलेशंस भी अब थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, तो वहाँ से भी उनको कुछ रिलीफ दिख रहा है। हालांकि उनके रिजल्ट्स तो ठीक ठाक आए हैं, पर मैं आपको वार्न कर दूँ उसमें ज़्यादातर जो प्रॉफिट आया है 5800 करोड़ का प्रॉफिट आया है अदानी एंटरप्राइज़ का, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन अदर इनकम का ही है। सो वहाँ से भी अदानी ग्रुप को थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे हैं। कैश जनरेट करना उनके लिए अभी भी थोड़ा सा टफ है,
जिसके कारण उनके लिए अपने जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कर पाना बहुत टफ रहेगा। और उसके कारण मुझे लगता है अदानी एंटरप्राइजेज में इमीडिएट टर्म्स में जो अपसाइड है वो लिमिटेड रहेगा। 25,000 के ऊपर चल पाना स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। आज तो 2200 के लेवल्स के ऊपर आ गया स्टॉक, पर कहीं ना कहीं 2500 से लेके 2800 का जो एक जोन है, ये एक मेजर कंजेशन जोन है स्टॉक के लिए, उसको पार कर पाना इतना ईजी नहीं रहेगा। और बाकी देखिए, अगर मार्केट की बात करें ओवरऑल, तो निफ्टी जो मैंने कहा 25,500 के लेवल्स को तो होल्ड करता हुआ दिख रहा है फिलहाल। और अगर यहाँ से फिर से एक नए सिरे से लेवाली आती है, अगर FIS से लेवाली आती है, कहीं DIS से तगड़ी लेवाली आ जाती है, तो मुझे लगता है कि 26,378 का जो एक लास्ट ऑल टाइम हाई था, उसको आगे फिर निफ्टी फाड़ते हुए निकल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हो सकता है 27,000 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में दिखे, हो सकता है ये इसी महीने दिखे या आने वाले मार्च में दिखे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम है मार्केट के पास, और हो सकता है ऑपरेटर्स भी इसका पूरा फ़ायदा उठाने में लग जाएंगे। और अगर FI इन्वेस्टमेंट यहाँ से फ्लो आता है तो देखिए डेफिनेटली मार्केट शुड गो हाई। और आज तो जो अभी NSE के जो इमीडिएट नंबर्स आए उसमें तो FIS की बाइंग लगभग 5,000 करोड़ की आई है, DIA की बहुत मीगर बाइंग आई है, 500 करोड़ की आई है, और ओवरऑल टर्नओवर दोनों का ही तगड़ा रहा है। इसका मतलब बहुत चर्निंग हुआ है मार्केट में आज, सो नफ़ाखोरी भी हुई है नो डाउट। तो अगर FIS का अगर जैसे आज का जो बाइंग हुआ है, आगे भी अगर थोड़ा थोड़ा करके वो बाइंग करते रहते हैं, DIS तो बाइंग करेंगे, हल्का हल्का बाइंग करेंगे, तो निफ्टी के लिए ऊपर का घर खुला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके कारण जो आज मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो लगभग 3% ऊपर बंद हुए, जो मिड कैप 100 हो और स्मॉल कैप 250 दोनों लगभग 3% ऊपर बंद हुए, इनके लिए तो और अच्छा हो जाएगा, इनके लिए वापस मोमेंटम आ जाएगा। अगर आप मिड कैप में देखें तो जो टेक्नोलॉजी शेयर्स है उनमें ज़बरदस्त उछाल देखा गया। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ अब 11,000 के लेवल्स के ऊपर आ गया है, सो कहीं ना कहीं वहाँ पे अब थोड़ी गर्मी दिख रही है। और आज जो एक्सपोर्ट सेंसिटिव स्टॉक्स है उनमें तो एकदम तबाही मच गई। तो राजेश एक्सपोर्ट्स हो, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हो, कीटेक्स गारमेंट्स हो, लगभग सभी 20% ऊपर थे। ज्वेलरी स्टॉक्स जो मेजर एक्सपोर्ट्स है जैसे तियांगामलाई ज्वेलरी है तो वो भी ऊपर था लगभग 8%। टाइटन भी 5% ऊपर था पर करेक्ट कर गया। सो ये सब तो देखिए कुछ ना कुछ चलते रहेगा मार्केट में, और मुझे लग रहा है ये सब शेयर्स में अभी थोड़ी सी तेज़ी की रुझान रहेगी, और हो सकता है एक मेजर सिक्लिकल अप ट्रेंड देखने को मिले। मुझे जहाँ तक लग रहा है ऐसे स्टॉक्स में अगर कुछ आगे कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं आता है तो मेजर सिक्लिकल अप ट्रेंड अभी जारी रहेगा, और जारी रहना भी चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी से जो मार्केट जूझे है तो अब कम हो रही है, तो क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। और देखिए आज FMCG तो सबसे आज लैगार्ड था, हालांकि वो भी थोड़ा सा बढ़ के बंद हुआ, तो मार्केट का लैगार्ड था बिकॉज इट वाज ऑब्वियस कि FMCGs तो डिफेंसिव काउंटर्स है ना, तो दे वर एक्सपेक्टेड टू बी द लैगार्ड्स। हालांकि ITC में थोड़ा आज लगता है रिलीफ बाइंग देखने को मिला है। अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है कि कितना हाइक हुआ है, तो अभी तक तो देखिए 28% का जो लग्जरी गुड्स पे GST था वो तो बढ़ के 40% हो चुका है, वो इफेक्ट 1 फरवरी से आ गया है। और उसके अलावा अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितना इसका अर्निंग्स इम्पैक्ट आएगा। एक बार अगर मैनेजमेंट की तरफ से कुछ क्लियर कमेंट्री आ जाए तो फिर धीरे धीरे ITC के लिए भी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे लग रहा है जैसे जैसे अगर मार्केट क्लैरिटी आएगी तो ITC का स्टॉक भी बाउंस बैक कर सकता है। हालांकि जो लेवल्स थे 400 के वो मुझे भी उतने जल्दी नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज टेक्निकली फंडामेंटली स्टॉक बहुत ख़राब हो चुका है फिलहाल के लिए फॉर द मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए देखो बोल नहीं सकते, पर लॉन्ग टर्म के लिए भी टफ है, बिकॉज इनका सिगरेट बिजनेस आज भी 50% से ज़्यादा प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करता है, इनफैक्ट शायद 70% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो अभी भी बहुत प्रेशर है, जिसके कारण ये स्टॉक प्रेशर में तो रहेगा। इनफैक्ट उसके कारण आप देखें तो HUL बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा नहीं कर रहा है, पर नेस्ले जैसा स्टॉक काफ़ी फेवर में है रिलेटिवली। सो वो सब शेयर्स अच्छे करते रहेंगे। क्या पता जो मिड कैप मिड साइज़ के जो FMCG जाइंट्स है लाइक डाबर है, मैरिको है, उनमें हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत रुझान देखा जाए। पतंजलि भी है, पतंजलि का स्टॉक वैसे तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी महंगा है ही, पर ठीक है वो महंगे ही रहेंगे बिकॉज दीज आर गुड लॉन्ग टर्म स्टोरीज। तो जैसा कि मैंने कहा जितने भी एक्सपोर्ट सेंसिटिव स्टॉक्स है वो तो अच्छा करते रहेंगे नो डाउट। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स हो सकता है काफ़ी अच्छा करें, बिकॉज अनसर्टेनिटी का साया इन पे भी काफ़ी पड़ा था।
अब वो थोड़ा कम होने से देखिए स्टॉक्स अभी कुछ अच्छा करेंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 70-80% तक सरक गए हैं, तो वो कब आएगा वो तो देखिए बोल कोई नहीं बता सकता, बट दे शुड स्टार्ट टू डू वेल एटलीस्ट। सो मोटा मोटी यही था आज का लेखा जोखा। जैसे कि मैंने दिखाया निफ्टी जो इमीडिएट आउटलुक लग रहा है अभी, अगर इन लेवल्स को होल्ड कर लेता है तो 26,000 के ऊपर चलना तो लगभग तय ही दिख रहा है बिकॉज ऑफ बुलिश मोमेंटम। और नहीं तो डाउन साइड में तो अगर इन केस थिंग्स कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो या कोई कारण से अगर चीज़ें ख़राब हो जाए तो देखिए 25,000 का लेवल्स तो निफ्टी होल्ड कर ही रहा है, वहाँ पे तो बहुत अच्छा डिफेंड करे, तो वहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा डाउन साइड की उम्मीद नहीं है। और देखिए बैंक निफ्टी अच्छा कर सकता है आज। बैंक निफ्टी भी ऐसे तो रिलेटिवली अच्छा ही किया बिकॉज इसका ज़्यादा इम्पैक्ट तो ओल्ड इकोनॉमी और इन सब पे पड़ रहा था, पर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने भी मार्केट को चीयर किया, इसमें जो अनसर्टिनिटी कमी आई है, तो बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है अच्छा करेगा। और अगर सस्टेन्ड यहाँ पे बाइंग आती है बैंक्स में भी, तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी भी 62-63 हज़ार छू ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये अभी आने वाले दिनों में मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट्स है, जितने भी अमेरिका के एलाइज है वो अब अमेरिका से छिड़े हुए हैं, जैसे कि कनाडा है, यूरोप है और कुछ हद तक मिडिल ईस्ट भी, वो धीरे धीरे अब अमेरिका से कैपिटल निकाल के दूसरे मार्केट्स को एलोकेट करने वाले हैं। उसमें भारत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो उसको लेके भी आने वाले अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखा जाए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वो अभी आगे रहेगा। रुपया अब थोड़ा फाइनली आज ₹1 स्ट्रॉन्ग हुआ तो वहाँ से भी थोड़ी रिलीफ है, पर मुझे लग नहीं रहा कि ₹90 इतना इजीली टूटेगा बिकॉज ज़्यादा अगर रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाए तो अगेन IT जाइंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, एक्सपोर्टर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि हो सकता है RBI बहुत ज़्यादा रुपया को स्ट्रॉन्ग होने दे। क्या पता दे विल यूज़ दी फ्लोज एज एन अपॉर्चुनिटी टू फर्दर शोर अप रिजर्व्स, क्योंकि रिजर्व्स पे प्रेशर हमेशा रहता ही है। तो वही चीज़ है। सो मोटा मोटी यही था आज का लेखा जोखा। तो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जो अगर कोई भी रेगुलरली देख रहे हो तो हमको बहुत मोटिवेट करता है। लाइक भी करें हमारा वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगे तो। एंड अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, योर फीडबैक आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड दे मोटिवेट अस ऑल्सो। एंड अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो तो मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। सो आज के लिए थैंक यू।